सबसे पहले जो विषय है ये है कि आपकी कुंडली का जो ग्रह, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ग्रह आपकी कुंडली का आत्मकारक बना, आत्मकारक का अर्थ होता है जो सबसे ज़्यादा आत्मकारक, जो सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान हो, सबसे ज़्यादा जिसके पास अंश बल हो। और अगर वो ग्रह जो आत्मकारक हुआ, वो ग्रह जन्म कुंडली में अगर किसी भी स्थिति में त्रिकोण में बैठ गया, त्रिकोण में बैठ गया, त्रिकोण का अर्थ लग्न, पंचम और नवम, अगर इन भावों में बैठ गया तो एक तो वो आत्मकारक जो सबसे ज़्यादा अंशों के साथ उपस्थित था, उसके बाद उसमें एक फ़ायदा लाभ उसने और अपने में जोड़ लिया कि वो त्रिकोण में बैठ गया, अर्थात लग्न, पंचम और नवम में। अब यहाँ पे आइए कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा अंश पे विराजमान है। मारक ग्रह, मान लीजिए आपकी कुंडली का कोई मारक ग्रह है जो सबसे ज़्यादा अंशों के साथ विराजमान है। मारक ग्रह आपकी कुंडली में जो बनता हो, मारक ग्रह कौन है? सप्तम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव भी मारक है, अष्टम भाव भी मारक है, पर सामान्यतया सप्तम भाव और द्वितीय भाव को प्रधान मारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि जहाँ से मारक का विचार किया जाता है वो यही दोनों भाव हैं। तृतीय भाव भी मारक है। तो विचार करिए कि मारक ग्रह ही अगर आपकी कुंडली का आत्मकारक हो गया और अगर वो त्रिकोण में बैठे जाए, मतलब लग्न, पंचम और नवम में, तो सामान्य बात है कि मारक ग्रह अगर त्रिकोण में बैठेगा तो उसका मारक दोष स्वतः समाप्त हो जाएगा। त्रिकोण भाव ऐसे हैं जो अपने भाव में, अपने घर में त्रिकोण भाव लग्न, पंचम और नवम, यहाँ पे अगर कोई भी मारक ग्रह भी बैठ जाता है तो उसके मारक प्रभावों में कमजोरी या ना के बराबर वो मारक का प्रभाव समाप्त कर लेता है। तो अगर मान लीजिए आपकी कुंडली का नैसर्गिक रूप से जो मारक ग्रह बना, जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति हो गए, है ना, या मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भी मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर क्या बोलते हैं कि शनिदेव ही बन गए, अष्टम भाव में बैठेंगे तो शनिदेव मारक हो ही जाएंगे, या फिर जन्म कुंडली सिंह लग्न की बनी, उसमें से शनिदेव मारक हो गए, अष्टम में बैठ जाएंगे तो और मारक हो जाएंगे। समझने की बात होगी। तो मारक ग्रह अगर जन्म कुंडली के त्रिकोण में बैठ गया और वही आत्मकारक भी है, तो अब इसका मारक प्रभाव समाप्त होकर के आत्मकारक होने के कारण वो बलवान होगा और वो जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी, जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी उसमें वो बल की वृद्धि करने वाला होगा, है ना। जहां जहां उसकी दृष्टि पड़ेगी मतलब क्या है कि आत्मकारक ग्रह की दृष्टि के कारण जिस भाव पर उस आत्मकारक ग्रह की दृष्टि है वो उसके भाव बल की वृद्धि कर देता है जहां वो देखता है। आत्मकारक अगर मान लीजिए पंचम भाव में बैठा तो वो अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो एकादशवें भाव के बल में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि उनकी पूर्ण दृष्टि एकादशवें भाव पर होगी। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के आत्मकारक मंगल होते हों और अगर ये मंगल जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठे हों तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 12वें भाव की सुरक्षा कर देगी। इनकी 7वीं दृष्टि आपकी कुंडली के तीसरे भाव की सुरक्षा कर देगी और इनकी 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के चौथे भाव की सुरक्षा कर देगी, करेगी ना। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो इस हिसाब से क्या निकला कि जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह जो आपकी कुंडली का आत्मकारक है, अब एक बात और भी है जो समझना होगा। अब यहाँ पे आत्मकारक के साथ एक और भी सिद्धांत होगा जिसको समझते हैं कि मान लीजिए आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह आत्मकारक हुआ, कोई भी ग्रह एक आपकी कुंडली का आत्मकारक हुआ और उसके ऊपर त्रिकोण में बैठे गुरु की दृष्टि पड़ गई। मान लीजिए त्रिकोण में गुरु बैठे हैं, लग्न, पंचम या नवम, तो आत्मकारक के ऊपर अगर त्रिकोण में बैठे गुरु की दृष्टि पड़ेगी ना तो वो कुंडली को और भी ज़्यादा बेहतर और मतलब ये बहुत सारे प्रभावों की वृद्धि करने वाली हो जाएगी। त्रिकोण में बैठे गुरु अगर आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह को देख रहे हैं तो ये बात 1,00,000% बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है।
और ये आजमाया हुआ सिद्धांत है। इस पे कई सारे आचार्यों ने उदाहरण कुंडली भी बनाई है और ये बताया है कि आपकी कुंडली के आत्मकारक ग्रह के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि है या आत्मकारक ग्रह जहां त्रिकोण में बैठ करके किसी भी भाव को देखेगा, तो ये दोनों ही सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत पक्षों के निर्धारक हो जाते हैं।